नमस्कार, क्लोजिंग कॉल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक और मेरे साथ है मेरे सहयोगी डिम्पी खालरा और मुंबई स्टूडियो से प्रियंका उपल आनंद। आज है हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन और आज थोड़ी थोड़ी ऊपरी स्तरों से प्रॉफिट टेकिंग के संकेत हमें जरूर दिख रहे हैं। हालांकि इंट्राडे में आज निफ्टी ने नया शिखर छुआ है। 21,000 के ऊपर के लेवल हमने देखे और अब 20,900 के आसपास ट्रेड कर रहा है, यानी कि 100 अंकों के ऊपरी स्तरों से गिरावट आज हमने देखी है। 20,000 को लेकर चर्चाएं थी, लेकिन 20,000 से जो 21,000 की जो रफ्तार रही है वो अद्भुत रही है। सिर्फ 7 सत्र लगे हैं इस 20,000 से अब 21,000 तक बाजार को आने में। सेंसेक्स भी अब 70,000 के दरवाजे पर खटखटा रहा है। आज हम निफ्टी बैंक में देख रहे हैं कि 162 अंकों की इस वक्त तेजी है। हालांकि ब्रॉडर मार्केट से थोड़ी थोड़ी थकान के संकेत जरूर है, खासतौर से उन शेयरों में जहां पर रैली बहुत ही दमदार रही है। आपको तमाम ऐसे स्टॉक्स दिखेंगे, M6 दिखेगा, आपको अडानी ग्रुप के भी कुछ स्टॉक्स दिखेंगे जहां पर ऊपरी स्तरों से आज के सत्र में हमें कमजोरी देखने को मिल रही है। इनफैक्ट IEX ये शेयर भी कमजोरी का शिकार हो रहा है। एस्कॉर्ट्स बहुत चला है, वहां पर थोड़ी सी थकान के संकेत हैं। लेकिन IT में चुनिंदा बाइंग आज हम देख रहे हैं। कुछ बैंकिंग स्टॉक्स की अगर हम बात करें तो HDFC बैंक और ICICI बैंक, जो कि वेटेज के लिहाज से बहुत अहम हो जाते हैं, वहां पर बाइंग है और उसके चलते ही निफ्टी बैंक आपको आज मजबूत दिखेगा। सवाल यह है कि क्या बाजार में इस वक्त नई खरीदारी करनी है? अगले हफ्ते अब चूंकि नजर होगी, आज हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र है, कहीं ना कहीं अब फेड की पॉलिसी भी आएगी 13 दिसंबर को, उसका असर दिखेगा 14 दिसंबर को। तो उसके पहले बाजार में आज आपकी हम पूरी की पूरी तैयारी करवाएंगे और ट्रेडिंग वाले शेयर आपको भरपूर मात्रा में अपने एक्सपर्ट्स के माध्यम से हम जरा जानेंगे। लेकिन वायदा बाजार से क्या संकेत मिल रहे हैं? निफ्टी का, बैंक निफ्टी का सपोर्ट कहां पर है, कहां तक आप बिल्कुल सेफ हैं, बिल्कुल सुरक्षित कहां तक हैं, ये समझ लेते हैं और एफएनओ का थोड़ा विश्लेषण समझते हैं डिम्पी से। डिम्पी, आंकड़े क्या कह रहे हैं? अब तो आज हमने 21,000 के भी दर्शन कर लिए, अब तो काफी ऊपर आ गया होगा सपोर्ट। हाँ, सपोर्ट तो देखिए बैक टू बैक ऊपर आ, हमने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगवाया आपको, और एक बार डिप के थोड़ा वेट करें। नए लोग जिनका कोई रिस्क वार्ड थोड़ा ख़राब रहता है ना, तो इसलिए उनको थोड़ा डिप की वेट करनी चाहिए। डिप कहाँ तक आएगा? ये आ सकता है 20,700 तक। बैंक निफ्टी का कहाँ तक आएगा? ये आएगा 46,500 तक। तो आप 46,500 और 20,700 की वेट कीजिए। जिनको लोगों को वापस से एंटर करना है, बाज़ार मौका देगा। बाज़ार पिछले 3-4 दिन से 2 काम कर रहा है। पहला काम ये कर रहा है कि एक तो अपने रेजिस्टेंस को पार नहीं कर पा रहा। बैंक निफ्टी पर रेजिस्टेंस क्या है? 47,200 का। निफ्टी पर रेजिस्टेंस क्या है? 21,050 का। तो दोनों रेजिस्टेंस बने हुए हैं। बस इस करीब करीब 300 से 400 पॉइंट के गैप के अंदर जो फ़र्क आपको दिख रहा है, यानी कि 400 पॉइंट का जो एक एरिया है, उसके अंदर थोड़ा नीचे आके प्लस करेगा। बस इतना ही आपको करना है और कुछ नहीं करना। ऑप्शंस वाले थोड़ा दूर रहे, नहीं तो प्रीमियम मीटिंग से आप शिकार हो जाएंगे। स्टॉक स्पेसिफिक ध्यान रखिए, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक भी कर लीजिए। और समय रहते हुए, मार्केट अभी बुल फेज़ में है, ये जैसे आगे 10 कदम चलना होता है ना, तो थोड़ा 3 कदम पीछे जाना पड़ता है। ये कुछ मार्केट उसी फेज़ में आ चुका है। अगले 10 कदम चलने के लिए इसको 3 कदम थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, बस और कुछ नहीं है। वैसे मार्केट बुल फेस में है। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, समय ज़्यादा लूँगा नहीं, इसलिए प्रियंका मेहमानों से आपको कनेक्ट कर रही हैं और आगे की कार्रवाई को बढ़ा रही हैं। ये जो 2 कदम पीछे बाजार जा रहा है, कितनी बड़ी और चाल लेने के लिए आपको री इनिशिएट लॉन्ग्स करने चाहिए और किन लेवल्स पर करने चाहिए, ये समझते हैं हमारे दोनों टेक्निकल एनालिस्ट आयुष मेहता और जतिन गेटिया हमारे साथ शो में बने हुए हैं। वेलकम टू बोथ ऑफ यू, गुड आफ्टरनून। आयुष, वेरी क्विकली, क्या यहाँ पर बाजार थोड़ा समय बिता सकता है? किन लेवल्स पर री इनिशिएट करेंगे लॉन्ग्स को? वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज जैसे हमने देखा 21,000 के लेवल से एक प्रॉफिट बुकिंग हमने डेफिनेटली देखी है। नीचे में 20,870 का एक क्विक सपोर्ट लेवल है निफ्टी का। अप्रोक्सीमेटली 2862 का स्पॉट मार्क लो है, वहां से निफ्टी ने अभी एक बाउंस बैक दिखाया है। जैसा कि डिम्पी जी ने भी राइटली सेड, 20,700 एंड 20,800 एक सपोर्ट पॉइंट रहेगा। और मुझे ऐसा लगता है स्टॉक स्पेसिफिक बाइंग अभी भी रहेगी, तो मेरे भी आज से यहाँ से 2 बाय कॉल्स ही हैं। तो आपकी 2 बाय कॉल्स आप बताएं, कौन कौन सी यहाँ से बाय कर रहे हैं? मेरे यहाँ से 2 बाय कॉल रहेंगे। फर्स्ट होगा मेरा स्वान एनर्जी पे। अगर हम स्वान एनर्जी की बात करें तो इसके वीकली चार्ट पे एक बहुत बड़ा डबल बॉटम का फॉर्मेशन है और उसका ब्रेकआउट हम ऑलरेडी देख चुके हैं। प्लस RSI का बहुत अच्छा क्रॉसओवर इसमें अभी रिसेंटली आज के दिन में हमें देखने मिला है। प्लस हायर टॉप हायर बॉटम का फॉर्मेशन है, तो स्वान एनर्जी को यहाँ से बाय करना चाहिए। यहाँ पे टारगेट जो आपका होगा 510 का होगा और स्टॉप लॉस होगा 447 पे। सेकंड स्टॉक होगा मेरा IT स्पेस से इन्फोसिस। इन्फोसिस की अगर हम बात करें तो इसमें एक बहुत बड़ा डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है चार्ट्स पे। अगर हम डेली की चार्ट्स पे की बात करें तो इनवर्स हेड एंड शोल्डर का इसमें फॉर्मेशन है, जिसका नेकलाइन ब्रेकआउट हम देख चुके हैं। प्लस इसमें जो इंट्राडे का क्लस्टर रेजिस्टेंस था, उसका भी हमें ब्रेकआउट देखने मिला है। तो मुझे लगता है इन्फोसिस को यहाँ से बाय करना चाहिए फॉर टारगेट ऑफ 1540। यहाँ पे जो आपका स्टॉप लॉस रहेगा 1460 का होगा।
ठीक है, आईटी पैक में आज अच्छी मूव है। इनफैक्ट आईटी सेक्टर आप देखें लगभग 1.25% 1.5% की बढ़त पूरे, जहां सारे सेक्टर्स में आज गेन इरोड हुआ है। मिड कैप स्मॉल कैप तो इनफैक्ट नाल निशान में स्लिप हो चुके हैं, लेकिन आईटी में अच्छी स्ट्रेंथ और लार्ज कैप ये स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। इन्फोसिस 1485 पर यहां से प्लस करने की सलाह दे रहे हैं। और स्वान एनर्जी आज भी बड़ी मूव आई है। स्वान एनर्जी में इसी हफ्ते में ब्लॉक्स लगे थे प्रोमोटर साइड से और उसके बाद बायर्स भी बड़े आए थे। थोड़ा सा एक दिन का ब्रीदर डाइजेस्ट लिया स्वान एनर्जी ने और अब फिर से स्वान एनर्जी को हम लेकर आते हैं। उसमें आपको मूव दिख रही है और यहाँ से बाय रिकमेंडेशन भी दे रहे हैं आयुष। ठीक है, अब हमारे साथ हमारे दूसरे हमारे एक्सपर्ट आदित्य अरोड़ा भी बने हुए हैं, उनसे भी बात करते हैं। आदित्य, गुड आफ्टरनून। आपके ट्रेड्स क्या होंगे यहाँ से? वेरी गुड आफ्टरनून। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अभी बाजार में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग चालू हो गई है, तो मैं बाय ट्रेड्स प्रेफर नहीं करूंगा। थोड़े से सेल के साइड टिल्ट करना चाहूंगा अपना बायस। तो एस्कॉर्ट्स जो ऑटो सेक्टर में काफी अच्छी तेजी थी, वहां पे प्रॉफिट बुकिंग चल रही है, तो एस्कॉर्ट्स को बेचा जा सकता है 3130 में। 3230 रहेगा स्टॉप लॉस और 3030 रहेगा टारगेट। एक शॉर्ट कॉल आपकी है, ठीक है। एक दोनों तरह की स्ट्रैटेजी है, या तो आप थोड़ा रुक के जब फिर से मोमेंटम लगे तो रीइनिशिएट करें लॉन्ग्स को, या फिर बाजार में वो मौका ढूंढिए जहां वीकनेस दिख रही है, स्पॉट्स को बोटा जहां पर सेल करने की सलाह दे रहे हैं आदित्य। ठीक है, जतिन, आपके ट्रेड्स? जतिन, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। जतिन, आप तक आवाज आ रही है? अनम्यूट करें और अपने ट्रेड्स बताएं प्लीज। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। जी। माय वॉइस ऑडिबल? हाँ, सुन पा रहे हैं हम, हमें बताएं। ओके ओके, सो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं बाजार थोड़ा साइडवेज हो सकता है, कंसोलिडेशन फेज में है। इसके लिए बहुत स्टॉक स्पेसिफिक हम अप्रोच रख रहे हैं मार्केट में। अगर जो मैं ट्रेड्स की बात करूं तो आईटी पैक में से कोफोर, जो हमें लगता है कि एक 3 हफ्तों की कंसोलिडेशन के बाद आज के ट्रेडिंग सेशन में ब्रेकआउट दिया है, तो कोफोर बाय करके चलना चाहेंगे। स्टॉप लॉस हम 5700 का लगाएंगे और टारगेट हम 6000 के लेके चलेंगे। और जो दूसरा एक रिकमेंडेशन होगा वो सेल साइड पे होगा। लाइफ इंश्योरेंस स्पेस में से एचडीएफसी लाइफ जो है वो हमें वीक लग रहा है। हमें लगता है कि आर्ली चार्ट्स पे 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल पे रेजिस्टेंस लिया और एक नीचे की तरफ एक डाउनसाइड मूव चालू किया है, तो 680 के स्टॉप लॉस के साथ में सेल करके चलना चाहूंगा फॉर टारगेट ऑफ 651। थोड़ा सा प्रॉफिट चेकिंग वाला आया है और हम देख रहे हैं कि इसके चलते हमारे एक्सपोर्ट्स की स्ट्रेटजी में भी थोड़ा थोड़ा बदलाव आ रहा है। अब दोनों तरह की कॉल्स आपके लिए आ रही हैं। कोफोर्स को खरीदना है और एचडीएफसी लाइफ को बेचना है, ये है जतिन की राय। विनीत बुलंजकर हमारे साथ जुड़ गए हैं, बाजार के दिग्गज फंडामेंटल एक्सपर्ट हैं। विनीत जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है 18 स्वदेश को। विनीत जी, पॉलिसी आज जो आरबीआई की आई है, हम अनुमान करके चल रहे थे कि रेट्स में कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन जीडीपी ग्रोथ के अनुमान को आरबीआई बढ़ाएगा, वो हुआ भी और बाजार ने उस पर ठीक ठाक रिएक्शन दिया भी। हालांकि ऊपरी स्रोत से थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग आ रही है, लेकिन कुछ कुछ सेक्टर भी आरबीआई गवर्नर हाईलाइट किए कि पेट्रोलियम में अच्छी ग्रोथ है, सीमेंट में अच्छी ग्रोथ है, इसके अलावा उन्होंने कहा कि स्टील सेगमेंट में अच्छी ग्रोथ है। आप पॉलिसी में आपको क्या मेजर हाईलाइट लगा, और यहाँ से अगर बाजार के लिहाज से, अगर हम सेक्टर के लिहाज से आपसे पूछें तो किनके लिए उत्साहवर्धक है ये? देखिए, जो आरबीआई पॉलिसी ने आउटलाइन किया है वो हमारे जो चैनल चेक्स बताते हैं कि जबरदस्त एक्टिविटी, कैपिटल इन्वेस्टमेंट चालू है अक्रॉस द कंट्री। मेजर एमएसएमईज, एसएमईज इंडस्ट्री में काफी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है और एकदम माहौल एकदम एनर्जेटिक और रोबस्ट है। तो हमें लगता है कि कैपिटल गुड्स, कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस में ही आपको फोकस करना चाहिए, खासकर रेलवेज, डिफेंस एंड रियल एस्टेट। हमें लगता है कि ये सब काउंटर्स में काफी अच्छी तेजी आएगी और अगर आप इन 4 सेक्टर्स को फोकस करोगे जो ग्लोबल मार्केट से थोड़े से हटे हुए हैं, तो आपको उसमें प्रोटेक्शन भी है डाउनसाइड का और आपको अच्छी ग्रोथ भी आएगी यहाँ से। ठीक है, बढ़िया है सर।
ये सलाह अगर इस पॉलिसी के आधार पर बाजार में किसी को राय बनानी हो, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि कंजम्पशन वाले शेयर थोड़े से प्रेशर में आ रहे हैं और कंजम्पशन के साथ साथ जो कंज्यूमर फाइनेंस वाले जो सेगमेंट है वहाँ पर भी थोड़ी थोड़ी सी प्रॉब्लम है। बजाज फाइनेंस कमज़ोर है, हम देख रहे हैं 1 से 1.25% के आसपास। अगर हम कंजम्पशन की बात करें तो आईटीसी ब्रिटानिया में कमज़ोरी है, टाटा कंज्यूमर का भी शेयर कमज़ोर है। आदित्य, इस स्पेस में कहीं कुछ शॉर्ट्स खोजने चाहिए या फिर अभी अवॉइड करें? देखिए, इस बाजार में स्ट्रैटेजी इस तरीके से रखनी चाहिए क्योंकि साइडवेज टू नेगेटिव ट्रेंड दिख रहा है आपको विद इन अ बुलिश मार्केट। तो कॉल राइटिंग एक अच्छी स्ट्रैटेजी रहती है इस मार्केट में। आपको अगर डायरेक्टली फ्यूचर करना है उसके लिए मोमेंटम चाहिए तो आईटीसी का कॉल राइट किया जा सकता है 460 465, और उसमें स्टॉप लॉस इस तरीके से बनाया जब तक 465 क्रॉस नहीं होता वो स्टॉप लॉस रहेगा। और मेरी एक्सपेक्टेशन है कि इस महीने में शायद आईटीसी 465 460 का लेवल क्रॉस नहीं करेगा। आईटीसी को लेकर ये व्यू हमने देखा था कि 465 के स्तर तक ये शेयर गया था, 435 से इसकी रफ्तार शुरू हुई थी। विनीत सर, लेकिन आपसे अगर मैं पूछूं कि क्योंकि कुछ ऐसे शेयर्स हैं जहां पर फंडामेंटली वैसी कोई दिक्कत नहीं है, जैसे कि बीएचईएल में आज हम 4% के आसपास का क्रैक देख रहे हैं, एमसीएक्स कमज़ोर हो रहा है, एस्कॉर्ट जैसा शेयर कमज़ोर है, ये प्योर प्रॉफिट टेकिंग है। तो अगर जिसके बस छूट गई हो उसको फिर से कब पकड़ना है, ये कहाँ तक आ जाए तो कंफर्टेबल सिचुएशन में हो जाएंगे? जैसे आप बीएचई की बात कर रहे थे, अभी कुछ 176 177 लेवल चलता है, तो मुझे लगता है कि अगर ये 170 165 लेवल्स पे आता है तो वहां पे आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं, क्योंकि आप देखोगे कि फर्स्ट हाफ लॉस में चला गया है लेकिन सेकेंड हाफ काफी उम्मीदों भरा है और हमें लगता है कि पूरे साल के लिए भी भेल प्रॉफिट कर सकता है। तो इसमें क्लियर कट ट्रेंड है ऑफ टर्न अराउंड इन फॉर्च्यून्स, और अगला साल 24-25 में ये स्टॉक की मेजर री रेटिंग हो जाएगी। ठीक है, डन। एक बार आप जरा एडवांस डिक्लाइन दिखाइए और साथ ही इंडिया विक्स भी दिखाया। मैं आपको कई बार ये नोटिस करवाता रहता हूँ बीच बीच में जब भी मेरे को मौका लगता है। मैं आपको एडवांस डिक्लाइन इसलिए दिखाना चाहता हूँ क्योंकि एडवांस डिक्लाइन के अंदर से भी ना आपको सिग्नल मिल जाता है कि बाज़ार के अंदर क्या एक तरफा तेज़ी होगी या फिर अभी थोड़ा रुकेगा, साइडवेज होगा। आप इंडिया विक्स देखिए, कल भी हमने आपको नोटिस किया 7% टूटा था, आज 2% टूट गया। तो इसने आज आरबीआई पॉलिसी वाला का जो फैक्टर इन था ना उसको कल ही डिस्काउंट कर दिया था कि वह पॉलिसी पर रिएक्ट नहीं करेगा, नहीं तो कल 7% विक्स नहीं टूटता, विक्स आज टूटता। तो 1 डे बिफोर आके उसने पॉलिसी को ख़त्म कर दिया। आज 2% और टूटा है। तो मार्केट के अंदर अब आने वाले दिनों में कम से कम 2-4 दिन या तो कंसोलिडेशन के रहेंगे या हल्के फुल्के प्रॉफिट बुकिंग के रहेंगे। थोड़ा चला हुआ बाजार है, लेकिन ये डिप का बाजार है, ये सिप और डिप का बाजार है। इस समय अगर आप सिप करके आए हो तो कंटिन्यू करते जाइए, अगर आप डिप का वेट करना चाहते हो थोड़ा वेट कर लीजिएगा। ये इंडिया विक्स से देखा जा सकता है। दूसरा आप एक बार लेके आइए जरा एडवांस डिक्लाइन की रेशो। किसी भी बाजार को चलने के लिए, खासकर फ्रंट लाइन शेयर्स के वेटेज के भी चलने के लिए, ये एफ&ओ का हिस्सा बहुत अच्छा होना चाहिए। जहाँ पे डिक्लाइंस आप 145 देख रहे हैं ना, ये कम से कम एडवांसेस होने चाहिए, तो आज स्थिति कुछ और होती। तो एडवांस डिक्लाइन कम से कम 1:2 चाहिए बाजार को रेजिस्टेंस जोन पार करने के लिए। स्पीड पकड़ने के लिए 3 की रेशियो चाहिए होगी, तो ये भी एब्सेंट है। तो इसलिए बहुत एग्रेसिव होकर आप काम ना करें बाजार के अंदर, बल्कि स्पेसिफिक होकर काम करें। एग्रेशन छोड़िए, स्पेसिफिकेशन को चुन लीजिए, तो फिर आपका काम बन जाएगा। आज सुबह जीएमआर एयरपोर्ट पे एक डील लगी थी, 12% इक्विटी का हाथ बदला हुआ था। एक बार जरा दिखाएंगे जीएमआर एयरपोर्ट। सुबह सुबह 5% टूट गया था जब इसके अंदर डील लगी थी। उसके बाद अभी ये शेयर करीब 8% ऊपर है, यानी कि 5 और 8 आज एक्चुअली में 13% से ज़्यादा चला हुआ शेयर है। विनीत सर, मैं आपके पास ही आ रहा हूँ जरा इसका फंडामेंटल एक व्यू पॉइंट चेक करने के लिए। जीएमआर एयरपोर्ट आप इसको कैसे रीड करते हैं सर? नहीं, जिस तरह से आप देखोगे इंडियन ट्रैफिक जो बढ़ रहा है और जो एयर और जो क्रूड ऑयल में जो कट्स आए, सीवियर कट्स आए क्रूड ऑयल में, तो एयर ट्रैवल इंक्रीजिंगली अफोर्डेबल हो रहा है, वॉल्यूम काफी अच्छी है, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बेहतरीन है, और
कनेक्टिविटी काफी बढ़ गई है कंट्री में, तो हमें लगता है कि एयरपोर्ट्स विल कंटिन्यू टू थ्राइव। और जिस तरह से आप देख रहे हैं ट्रैफिक एट द एयरपोर्ट, फुटफॉल्स, उसमें आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि कितनी अच्छी ग्रोथ आ रही है। हमें लगता है ये स्ट्रॉन्ग ग्रोथ सस्टेन होगी आगे जाके, और जेएम एयरपोर्ट्स के लिए ये एक डेफिनेटली एक बाय है इसकी वजह से। भी आज लगे हैं इनफैक्ट 41 करोड़ का वॉल्यूम आप जीएमआर एयरपोर्ट्स पे देख रहे हैं। बड़े बड़े ब्लॉक्स की आज न्यूज़ है, बड़ा सर्च है, टर्न अराउंड स्टोरी क्लियरली, अच्छी ग्रोथ यहाँ से भी लगती है। विनीत क्लियरली हमें बता रहे हैं मल्टीपल ब्लॉक्स इनफैक्ट जीएमआर पे। ठीक है, कुछ और डेटा पॉइंट्स की भी बात करते हैं। इनफैक्ट एसआईपी का भी डेटा आया कल, डीमैट नए एडिशंस का भी डेटा आया था, तो सब रॉबस्ट दिख रहा है। 17,000 करोड़ एसआईपी पहली बार क्रॉस हुआ है, तो लगातार रिटेल इन्वेस्टर की जो पावर है, मसल स्ट्रेंथ है, वो तो दिख ही रहे हैं। और इसीलिए मार्केट में आप देख रहे हैं कि डोमेस्टिक फ्रंट पे अब तक डीआईज ने, रिटेल इन्वेस्टर ने वहाँ से एक बड़ा कुशन दिया है, और अब एफआईज भी वापस आए हैं, तो इसीलिए आपको ये तेज़ी भी दिख रही है। लेकिन अब इस तेज़ी में अगर थोड़ी सी टाइम वाइज करेक्शन आती है या बाजार साइड भी हो सकता है, तो क्या आईटी का सपोर्ट बना रहेगा, और मेटल भी क्या चल सकता है जो एक मोमेंटम में दिखना शुरू हुए थे। जतिन, एक बार मेटल्स को ट्रैक करके बताएं। हालांकि अभी भी आप देखें तो कुछ काउंटर्स हैं, जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील जैसे इनिशियल काउंटर्स, कल एल्यूमिनियम काउंटर्स भी काफ़ी एक्टिव थे। एक बार मेटल्स किस तरह से प्ले आउट करते हुए दिख रहे हैं, और कौन सा स्टॉक आपके रडार पे होगा? देखिए, मेटल सेक्टर की अगर जो मैं बात करूँ तो डॉलर इंडेक्स के साथ उसका जो रिलेशनशिप होता है वो इन्वर्स होता है। तो मेरे को लगता है डॉलर इंडेक्स पे व्यू हमारा नेगेटिव है, और हमको लगता है कि कहीं ना कहीं मेटल्स में जेएसडब्ल्यू स्टील एक पसंदीदा काउंटर है हमारा। हमें लगता है कि एक बहुत ही लंबे कंसोलिडेशन जो 840 के ऊपर है, उस पर अगर जो जाके बंद होता है तो मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं और उसमें अपसाइड पोटेंशियल है। इसके लिए अगर जो मैं एक पिक अगर जो आपको देना चाहूँगा फ्रॉम दी मेटल पैक, तो मेरे को लगता है कि जेएसडब्ल्यू स्टील हमारी पसंदीदा पिक रहेगी। हमको लगता है कि 820 के नीचे जब तक ये स्लिप नहीं होता तब तक इसमें अपसाइड पोटेंशियल अप टिल 880 है। तो जेएसडब्ल्यू स्टील कैन बी बॉट। स्टील, ठीक है। नवंबर का एक डेटा पॉइंट है, इनफैक्ट आपको थोड़ी और इन्फॉर्मेशन इसमें दे दें कि कितना एयूएम, लगभग 17,000 पिछला महीने का जो डेटा है, मंथ मंथ फिगर है, और पिछली बार 16,928 करोड़ था, और इस बार 17,000 को क्रॉस किया, फिर से एक रिकॉर्ड लेवल पर। विनीत, ये क्लियरली एक रिटेल इन्वेस्टर की स्ट्रेंथ ही है कि बाजार में इसी साल आप देखें, भले ही हमने ट्रेंचेस में तेजी भी देखी है, लेकिन एट द सेम टाइम घबराते नहीं अब हमारे रिटेल इन्वेस्टर। कोई मुश्किल का मौका आता है या मैक्रो फ्रंट पे कोई न्यूज आती है तो, और फिर से ट्रेंड जो है वही मिड कैप स्मॉल कैप की तरफ दिख रहा है। लेकिन अब क्या लार्ज कैप का भी फोकस आगे आने वाले डेटा पॉइंट में दिख सकता है? नहीं, डेफिनेटली आप देखोगे कि लार्ज कैप की मूवमेंट देखिए आप लास्ट 2 वीक से, इट हैज बीन फैंटास्टिक। और हमें लगता है कि ये सिर्फ मूवमेंट लार्ज कैप में नहीं आएंगी। हमें लगता है ये जो एसआईपी एलोकेशन जो होने वाला है, इट विल बी अक्रॉस द बोर्ड। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों पार्टिसिपेट करेंगे। लार्ज कैप पार्टिसिपेट करेंगे बिकॉज ऑफ लैगिंग परफॉर्मेंस। ये परफॉर्मेंस काफी लैग किया है, कैचअप ट्रेंड आ रहा है। दूसरी चीज है जो आपके एसएमई है और आपके जो मिड कैप स्टॉक्स है, इनमें काफी इंप्रूवमेंट एंड फंडामेंटल्स है, और वो ग्रोथ आगे जाके बढ़ते ही जाएगी। हमें लगता है कि एक्सेलरेटेड ग्रोथ आएगा, तो हम समझते हैं कि पूरा एलोकेशन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तीनों सेक्टर्स, तीनों कैटेगरीज में। तो रिकॉर्ड नंबर एसबीआई के 17,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का आंकड़ा पहली बार। एक बड़ी खबर आ रही है स्पाइस जेट को लेकर। कल हमने बहुत बड़ी तेजी शेयर में देखी है, 52 रुपए का भाव अभी है आज, हालांकि थोड़ी थोड़ी सी कमजोरी है, लेकिन खबर ये आ रही है कि सोमवार को जो बोर्ड की बैठक होने वाली है उसमें एक नहीं, दरअसल 2 निवेश प्रस्ताव पर विचार होगा और कंपनी का बोर्ड फैसला भी लेगा। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं समीर दीक्षित। समीर, बताइए, ये तो कह सकते हैं कि डबल बोनांजा। अभी तो एक निवेशक खबर आ रही थी, आपने ही खबर दी थी, अब क्या अपडेट्स हैं आपके पास? ऑडियो नहीं आ रहा। जी समीर, आप तक आवाज पहुंच रही है?
अगर आप तक आवाज पहुंच रही समीर तो बताइए अपडेट्स क्या है स्पाइसजेट को लेकर। जी 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 स्पाइसजेट एयरलाइन जो फिलहाल वित्तीय संकट के दौर से गुजर रहा है, वो लगातार ये कोशिश कर रहा है कि वो फ्रेश कैपिटल हासिल कर पाए, उसके पास निवेशक आ पाए, और उसी दिशा में कुछ उसको सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। दिसंबर 11 को जो बोर्ड बैठक होने जा रही है स्पाइसजेट एयरलाइन की, सूत्र ये बता रहे हैं कि उसमें एक नहीं बल्कि 2 निवेशकों के प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। और इन 2 निवेशकों के प्रस्ताव को अगर मंजूरी मिलती है तो स्पाइसजेट एयरलाइन तकरीबन 1500 करोड़ रुपए की राशि जुटा पाएगा, जिसका वो इस्तेमाल करेगा अपने जो तमाम फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है उसको पूरा करने के लिए। जैसे एम्प्लॉयज की जो सैलरी है उसको पूरा करना है, जो उसके ग्राउंडेड फ्लीट है तकरीबन 25 हवाई जहाज की, उसको वो रिवाइव करना चाहता है। तो उसके जितने भी कमिटमेंट है उसको पूरा करने के लिए स्पाइसजेट एयरलाइन लगातार कोशिश कर रहा था कि वो फ्रेश कैपिटल गेन करे। उस दिशा में दिसंबर 11 वो अहम तारीख होने जा रही है जब स्पाइसजेट एयरलाइन की बोर्ड मीटिंग होगी, और उसमें निवेशकों के एक नहीं बल्कि 2 निवेशकों के प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। सूत्र ये बता रहे हैं कि जो पहला निवेशक है, जैसा हमने पहले भी अपने दर्शकों को बताया, उनकी तरफ से स्पाइसजेट एयरलाइन को तकरीबन 1000 से 1200 करोड़ रुपए के निवेश की उम्मीद है, और वो ऐसा संभव हो सकता है। जबकि दूसरे निवेशक की जो दिलचस्पी है वो अगर फ्रूटफुल होती है, वो अगर प्लान के अकॉर्डिंग आगे बढ़ते हैं तो तकरीबन वहां से भी एयरलाइन को 300 से 500 करोड़ रुपए मिल सकते हैं। तो करीब करीब 1500 करोड़ रुपए की राशि जुटाने की जो स्पाइसजेट एयरलाइन की जो कोशिश है वो सफल हो सकती है, और ये एयरलाइन के लिए काफी राहत की बात होगी, क्योंकि अभी एयरलाइन के ऑपरेशंस में काफी कुछ दिक्कतें आ रही हैं, जिसके लिए जाहिर तौर पर फाइनेंस एक बड़ा चैलेंज है। तो उन तमाम दिक्कतों को एयरलाइन काफी हद तक दूर कर पाएगा, और वो अपने पूरे ऑपरेशंस को पटरी पर लाने में कुछ हद तक कामयाब होता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। समीर, तो 1000 करोड़ प्लस 500 करोड़ यानी कि 1500 करोड़ रुपए कंपनी में आ सकते हैं। सूत्रों के हवाले से ये खबर, ये ध्यान दीजिएगा। कल ये शेयर चला हुआ है, अब 50 रुपए पर जाकर ये ट्रेड कर रहा है। एक कमेंट टेक्निकली आपसे हम जानना चाहेंगे इस पर आदित्य, चूंकि चला हुआ शेयर है ये बताइए जिनके पास है अपना वो स्टॉप लॉस कहां पर लगाकर रखें, और दूसरा अगर ये चलता है फिर से तो आप इसमें कितना मोमेंटम और देख रहे हैं? देखिए, न्यूज़ पॉजिटिव है, बट स्टॉक एक लगाड़ रहा है और फंडामेंटली एक अंडर परफॉर्मर है। एज इन इंडिगो का सबसे बड़ा मार्केट शेयर है। वॉल्यूम आ रही है स्टॉक में, बट आई एम स्टिल स्केप्टिकल। मैं स्टॉक पे बुलिश तभी होऊंगा जब एक बार 55 का लेवल क्रॉस होगा। तो आपके लिए इसमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाला लेवल आ जाएगा स्पाइसजेट के शेयर में। चलिए, लेकिन ये जान लेते हैं कि ऑप्शंस में कहां पर कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है, और ऑप्शंस का चैंपियन लेकर हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारी आज की खास मेहमान सोनी पटनायक। सोनी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है 18 आवर स्वदेश पर। बताइए कहां पर मौके बन रहे हैं? जी, गुड आफ्टरनून। यहाँ पे आज का ऑप्शंस का LIC हाउसिंग फाइनेंस में अच्छा आज काफी अग्रेसिव लॉन्ग बिल्टअप पोजीशंस देखने को मिला है, प्लस उसका एक अच्छा सपोर्ट बेस बन गया है अराउंड 530। सो उसी सपोर्ट के साथ आज एक जो मैं रेकमेंड करने जा रही हूँ वो है LIC हाउसिंग फाइनेंस 550 कॉल ऑप्शन, जो कि अभी करीबन 10 रुपए में चल रहा है। आप 9 और 10 रुपए इसी बाइंग रेंज में आप ले सकते हैं। छोटा स्टॉप लॉस लगाए 6 रुपए का, और इसका जो टारगेट रहेगा वो 18 रुपए और 20 रुपए के टारगेट्स बनेंगे। एक थोड़ा बड़ा लॉट साइज है, 2000 का लॉट साइज है। सो आप उसी अनुसार रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को कैलकुलेट करके, या आप इसमें अपना रिस्क कैलकुलेट करके स्टॉप लॉस में फॉलो करके आप इसमें ट्रेड ले सकते हैं। स्टॉप लॉस के अनुसार मैक्सिमम रिस्क है आपका 8000, और जो मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है एज पर दी हायर टारगेट वो है 20000। ठीक है, LIC हाउसिंग फाइनेंस 450 रुपए के स्तर से शेयर ये लगातार मोमेंटम में है, और पिछले कुछ सत्र में चौतरफा इसमें हमने तेजी देखी है। 550 वाली कॉल आपको खरीदनी है, 530 रुपए के आसपास फिलहाल ये ट्रेड कर रहा है कैश में। 9 से 10 रुपए के बीच में आपने खरीदनी है, और लक्ष्य 18 पहला, 20 दूसरा, स्टॉप लॉस 6 रुपए का, और अधिकतम मुनाफा इसमें इस लॉट में बनेंगे 20,000 के। अधिकतम घाटा जो होगा वो होगा 8,000 रुपए का। सोनी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और ये बेहतरीन स्ट्रेटजी हमारे दर्शकों को बताने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के उस पार ढेर सारी ट्रेडिंग कॉल्स, BTST और बड़ी खबरें। आप कहीं जाएगा नहीं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। चलिए कुछ और स्टॉक्स की बात करें, थोड़ा सा शॉर्ट कवरिंग अबाउट आपको लार्ज कैप एक्सिस बैंक में भी एक बार के लिए दिखा। यहाँ से अगर एक कैरी फॉरवर्ड बैंक करके जाना हो कमिंग वीक के लिए आदित्य, तो क्या प्राइवेट स्पेस से एक्सिस बेटर लगता है या फिर पीएसयू स्पेस से एसबीआई? एक मिनट मैं चार्ट देख लूं। देखिए एक्सिस बैंक का अगर आप चार्ट देखें तो अच्छा रिबाउंड आया है। आज पीएसयू बैंकिंग ज्यादा वीक है, तो मेरे हिसाब से कंपैरेटिवली एक्सिस बैंक इज बेटर बेट कंपेयर्ड टू एसबीआई। बट ओवरऑल मुझे लगता है बाजार में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग चल रही, तो जो बारूद है, जो मोमेंटम है, वो थोड़ा सा बाजार में लैकिंग है, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। तो मैं न्यूट्रल टू बुलिश स्टैंस बनाऊंगा एक्सिस बैंक में। को ये एक ट्रेडिंग का व्यू है क्योंकि हम बहुत शॉर्ट टर्म के लिए देख रहे हैं, लेकिन अदरवाइज ऑफ कोर्स इस वक्त एसबीआई भी काफ़ी रिस्क रिवॉर्ड रेशो के हिसाब से फेवरेबल लग रहा है। पावर स्पेस में, पावर एंसिलरी में एक बार कुछ और स्टॉक्स को डिस्कस करते हैं क्योंकि पावर स्पेस तो लगातार चल रहा है। पर विनीत से समझते हैं, विनीत, क्योंकि जो पूरा इंटायर पावर का जो ये वैल्यू चेन है, इसमें चाहे डिस्ट्रीब्यूशन साइड हो, ट्रांसमिशन साइड हो, जनरेशन साइड हो, कहाँ पर स्टॉक्स हैं जो आप तीनों पॉकेट्स बहुत अच्छी हैं दो, लेकिन फिर भी जहाँ पर आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशो भी काफ़ी फेवरेबल लगता है, और अगर कुछ आप रिकमेंडेशन भी देना चाहें तो? सो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन 8% डिविडेंड यील्ड हमें काफी पसंद आता है। दूसरी चीज अगर आप देखोगे तो एनटीपीसी भी अमंग द लार्ज कैप्स बहुत अच्छा लगता है। आरईसी एंड पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, बीएचईएल, these are 5 counters among the PSUs basket जो हमें लगता है काफी अंडर वैल्यूड है, और यहाँ पे मेजर री रेटिंग की अपॉर्चुनिटीज है, नॉट ओनली फ्रॉम द शॉर्ट टर्म बट ऑल्सो फ्रॉम द लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ। ठीक है, वैसे तो आपको मिड कैप कैटेगरी के स्टॉक्स में थोड़ा सेलेक्टिव होकर काम करना होगा, नहीं तो फिर थोड़ा मुश्किल भी रहता है, लेकिन फिर भी कुछ अच्छे स्टॉक्स मिल जाते हैं, उन पर ज़रा पता करना ज़रूरी हो जाता है क्या किया जाए। जैसे आज उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के नाम से एक बैंक है, करीब 60 रुपये का है, 4% करीब ऊपर है। उज्जीवन नाम से एक जरा बैंक होगा, जरा दिखाएं 60 रुपये वाला, यही वाला है। एक बार आदित्य आप इसको चेक करेंगे, कोई ट्रेड बनता है तो फिर बताइए, नहीं तो फिर छोड़ भी सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि हमको लेना ही है। देखिए मैं थोड़ा सा टाइम देना चाहिए बाजार को। जिस हिसाब से आज प्रॉफिट बुकिंग आई है, मिड कैप स्मॉल कैप में भी आपको 1% का कट देखने को मिला। ये स्टॉक आउट परफॉर्मर है, इसको बिल्कुल बाय किया जा सकता है। बट बाजार का जो माहौल चल रहा है, ऐसा लग रहा है कि थोड़ा इंस्टीट्यूशंस आर टेकिंग चिप्स ऑफ द टेबल। कल भी एफआई का सेल फिगर था, डीआई का सेल फिगर है, तो मुझे लगता है कि बाजार थोड़ा सा ओवर हीटेड है, थोड़ा बहुत ज्यादा भाग गया है कम समय में, तो प्रॉफिट बुकिंग हर जगह प्रेजेंट है। तो मैं ऐसा कहूंगा कि न्यूट्रल स्टैंस है मेरा उज्जीवन में, तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। कुछ और शेयर्स भी पता कर लेते हैं आज के मेहमानों से कि जहाँ पर कोई ट्रेड ऐसा बनता हो कि पोजीशंस ली जा सके थोड़ी बहुत। उसमें से 2 बैंकिंग है, आईसीआईसीआई और एक्सिस बैंक। जतिन, अगर आप देख पाएँ दोनों के चार्ट्स को, और अगर आप बता पाएँ कि एक्सिस और आईसीआईसीआई से किसको बीटीएसटी करके लिया जा सकता है तो फिर बताइएगा, क्योंकि आज की जो मार्केट की बैंक निफ्टी की क्लोजिंग हो रही है ना, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और एक बार बैंक निफ्टी दिखाओ पहले आप। और वो इसलिए इंटरेस्टिंग है, एक तो ना केवल इसने 47,000 के लेवल को पार किया, बल्कि इवेंट को क्लोज करके एक रेजिस्टेंस को अभी पार किया है, वह 47,200 को। और इसके ऊपर अगर क्लोजिंग मिल गई ना, तो एक नए राउंड की शॉर्ट कवरिंग आएगी बाजार के अंदर। लोग वेट करते रह जाएंगे डिप आए, और आएगा ही नहीं। देखिए, अगर जो मैं बैंकिंग स्टॉक्स की बात करूं तो डेफिनेटली प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में आज मोमेंटम ज़्यादा है। और इन पर्टिकुलर अगर जो मैं बिटवीन एक्सिस बैंक एंड आईसीआईसीआई बैंक, अगर जो मुझे एक बैंक जो बीटीएसटी के तौर पे कैरी फॉरवर्ड लेना है, तो आई विल गो विथ दी आईसीआईसीआई बैंक। टेक्निकली मैं उसका रीज़न बताऊँ तो एक तो करेक्शन आया है 2 दिनों का, और वीकली में अराउंड 1000 के ऊपर ये क्लोजिंग दे रहा है ऑन अ वीकली बेसिस। तो वो एक बहुत ही एक बुलिश साइन है। मेरे को लगता है कि जो हमने 2-3 महीनों से एक कंसोलिडेशन हो रहा था और 1000 रुपीज के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पा रहा था,
तो आज के ट्रेडिंग सेशन में मेरे को लगता है कि आ जाना चाहिए। इसके लिए ये एक बुलिश साइन है। मेरे को लगता है कि आईसीआईसीआई बैंक में एज अ बीटीएसटी में कैरी करके जाना चाहूँगा। देख रहे हैं कि बैंकिंग स्टॉक्स में बढ़िया जोश है। 400 अंक ऊपर निफ्टी बैंक है, रिकॉर्ड ऊंचाई पर ट्रेड कर रहा है और एक तरफा करीब करीब 4000 अंकों की रैली निफ्टी बैंक में हमने एक तरफा देखी है। थोड़ा सा पीछे था निफ्टी के मुकाबले, लेकिन रफ्तार पकड़ के बिल्कुल कदम ताल करके चल रहा है। लेकिन बाजार में जब तेजी का मोमेंटम होता है, माहौल अच्छा होता है, तो कुछ कुछ ऐसे शेयर भी चलते हैं जिनके बारे में चर्चाएं कम होती हैं। विनीत सर, छोटे टिक साइज वाले कुछ कुछ शेयर्स हैं जहां पर कहीं कहीं तो खबर है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे ही चल रहे हैं। जैसे कि आज हम देख रहे हैं कि आलोक इंडस्ट्रीज में 8.5% के आसपास की तेजी है। इनको एक फंडिंग हुई है आरबीआई से, जिसकी गारंटी रिलायंस ने दी है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि इन्फीबीम, एवेन्यू, म्यूजिक ब्रॉडकास्ट, ये सारे 20-25 रुपए वाले रेंज के ये शेयर हैं। यहाँ पर मोमेंटम बना हुआ है। तेजी के झांसे में आना है, आपको लगता है कि इसमें वैल्यू है या फिर अवॉइड करें इन स्टॉक्स को? देखिए, आलोक इंडस्ट्रीज में एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, पॉलिएस्टर बनाती है और रिलायंस की स्टेबल्स है। तो इसको अगर फाइनेंसिंग मिलती है तो इसके काफी लिक्विडिटी इश्यूज सॉल्व हो जाते हैं। एंड तो ये एक काउंटर है जो आप देख सकते हो। म्यूजिक ब्रॉडकास्ट की लिमिटेड अपील है और जो इन्फीबी में हम उसको अवॉइड कैटेगरी में रखेंगे। राय, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि कुछ ऐसे शेयरों पर जहां पर मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है। अगर हम स्टील स्टॉक्स की बात करें, मेटल स्टॉक्स की बात करें, तो हम ये देखते हैं कि तेज़ी आती तो है, बट वो तेज़ी सस्टेन नहीं करती है। हालांकि जेएसडब्ल्यू स्टील ये अच्छे से परफॉर्म किया हुआ शेयर है, लेकिन जिस दम से चलने की उम्मीद की जा रही है, शायद वो कहीं ना कहीं अभी पीछे छूटे हुए बाकी है। हम देख रहे हैं कि टाटा स्टील में भी आज शुरुआती थोड़ी सी हमने बड़ा देखी थी, 1-1.5% के आसपास की जेएसडब्ल्यू स्टील चल रहा है। लेकिन एक व्यू आपसे चाहेंगे आदित्य टाइटन पर। टाइटन लगातार चल रहा है, चमक इसकी लगातार बरकरार है। एक इस पर फंडामेंटल चेक भी विनीत सर से लेंगे, लेकिन पहले आप जरा इसके चार्ट देखिए, आप बताइए कि ये जो रैली है ये शेयर को अभी कहां तक ले जाएगी, कहां तक बिल्कुल बिना चिंता के शेयर बने रहें? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि 373650 जो मैं डेरिवेटिव्स डेटा देख रहा हूँ, तो थोड़े से कॉल राइटर्स एक्टिव है 3600 3700 लेवल पे। तो ये एक इसका प्रॉफिट बुकिंग जोन मैं मानना चाहूंगा। यहाँ पे थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए, थोड़ा सा मुनाफा वसूली करना चाहिए। थोड़ा सा लगता है कि स्टॉक यहाँ पे पॉज हो सकता है, तो दिस इज सॉर्ट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर द स्टॉक। की बात हुई, लेकिन एक खास शो, हम जो खास प्रोग्रामिंग आपके लिए लेकर आने वाले हैं शनिवार को 9 दिसंबर को, और वो है कमोडिटीज का महाकुंभ। जी हाँ, जो कमोडिटी में ट्रेड करना चाहते हैं या कमोडिटी में ट्रेड करना अभी शुरू किया है, उनके लिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग से लेके एडवांस लर्निंग तक कई सारे कॉन्सेप्ट्स को इस महाकुंभ में क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और इसको लीड कर रहे हैं विश्व मोहन, हमारे साथ हैं, कमोडिटी ट्रैक करते हैं ET स्वदेश के लिए। उनसे समझते हैं कि शो में खास होने क्या वाला है। बहुत सारे टीजर्स चल रहे हैं विश्वा, लेकिन और हम जो एक प्रोमो भी खास चला रहे हैं उसमें ये बात क्लियर है, बहुत लोगों को अभी भी कमोडिटीज की अंडरस्टैंडिंग नहीं है। कितना बड़ा प्रोस्पेक्टिव बन सकता है, क्या आप सबको समझाने वाले हैं? देखिए, कमोडिटी ट्रेडिंग का अगर इतिहास अगर देखें तो करीब करीब 150 साल के आसपास हो चुके हैं भारत में। और अगर एक्सचेंज ट्रेडिंग की भी बात करें तो MCX और NCDX जो दो लीडिंग एक्सचेंज है, वो 20 साल पूरे कर चुका है। 2003 में दोनों की शुरुआत हुई थी, लेकिन उसके बाद भी अगर हम दुनिया के बड़े एक्सचेंजेस से काफ़ी पीछे, टॉप 10 में भी हमारे एक्सचेंज का अभी स्थान नहीं है। तो ऐसे में अब स्थिति ये है कि लोगों में जागरूकता की काफ़ी कमी है। तो हमने सोचा एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया जाए, और देश में पहली बार ऐसा होगा जब कमोडिटी के लिए पूरे दिन इतने बड़े स्केल पर इतना बड़ा प्रोग्राम किया जा रहा है। क्योंकि फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट को देखें तो ये काफ़ी मजबूत पिलर है, और वो पिलर काफ़ी कमज़ोर दिख रहा है, उसकी नींव इतनी कमज़ोर है। उसी नींव को मजबूती देने के लिए, इसका दायरा बढ़ाने के लिए हमने एक बड़े स्केल पर आयोजन किया है, जहां पर कमोडिटी की हिस्ट्री से लेकर फ्यूचर्स की क्या स्थिति है, कैसे इसके
अपॉर्चुनिटीज़ को भुनाया जा सकता है, इसके चैलेंजेस को कैसे खत्म किया जा सकता है, इन मुद्दों पर चर्चा होगी और एक एक करके हर कमोडिटी कॉन्ट्रैक्ट को हम डिकोड करेंगे, बारीक भाषा में आपको हर उलझने आपकी दूर करेंगे। और हमारे साथ इंडस्ट्री के कमोडिटी मार्केट के सबसे बड़े दिग्गजों का बड़ा पैनल होगा और हर घंटे पैनल में 5 से 6 गेस्ट होंगे जो आपको कमोडिटी मार्केट को आसान भाषा में बताएंगे। तो ये कुछ खास रहने वाला है। क्या बात है कि अंडर वन रूफ अगर आपको इंडस्ट्री के स्टॉलवर्ड्स, इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स भी मिल जाए और उनका भी व्यू समझ आ जाए तो कितनी सारी जो अंडरस्टैंडिंग है, कितने सारे कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया विश्वा, इस बारे में बताने के लिए। इंतजार रहेगा। व्यूअर्स को भी फिर से बता दें कि कल 9 दिसंबर सुबह 10 बजे से 4 बजे तक आपको ईटी नाउ स्वदेश देखना है। लेकिन एक और खास मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद थे। बेनेट यूनिवर्सिटी के 5वें दीक्षांत समारोह में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए और इस दीक्षांत समारोह में उन्होंने ये भी कहा कि बेनेट यूनिवर्सिटी भारत को विश्व गुरु बनाने की मुहिम चला रही है। सुनाते हैं आपको। प्राचीन काल के वे विश्वविद्यालय, चाहे वे नालंदा का विश्वविद्यालय रहा हो, तक्षशिला का विश्वविद्यालय रहा हो, विक्रमशिला के विश्वविद्यालय रहे हो, उत्तर में काशी, दक्षिण में कांची, मध्य में अवंतिकापुरी, पूरब में अगर हम देखें तो नवलद्वीप जैसे अनेक ऐसे प्राचीन विश्वविद्यालय या शिक्षा के केंद्र थे जो न केवल अपने बृहत्तर भारत की बल्कि दुनिया के स्नातकों को न केवल शिक्षा और ज्ञानार्जन के बल्कि उस कालखंड की दृश्य हम देखें और आज के परिप्रेक्ष्य में हम सोचें तो इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के सबसे बेहतरीन केंद्र माने जाते थे। और इसी खास मौके पर यानी 5वां दीक्षांत समारोह था, वहां पर टाइम्स ग्रुप के एमडी विनीत जैन भी मौजूद थे और उन्होंने कहा कि बेनेट को वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बनाएंगे। A very critical part of this nation building efforts is higher education. At Bennett University, we believe that Indian higher educational institutions can compete with the best in the world and become hubs for academic excellence, using the best available faculty and resources in the country. Hence, our vision is to establish a world-class Indian university. Bennett University has, in the short span of 7 years, flourished into one of India's most dynamic private universities, benchmarking academic excellence, innovation, and adaptability to a fast-changing world so that students are career-ready and stay ahead of the curve. और चलिए रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस हाजिर होंगे। जब आप वापस आएंगे तो ब्रेक के उस साइड हमारे पास कुछ कैरी फॉरवर्ड ट्रेड्स क्या होना चाहिए, क्या एसटीबीटी करके जाना चाहिए या फिर कुछ लॉन्ग्स भी हैं जो आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, इन सब पर चर्चा होगी। इवेंट्स भी देखेंगे कि अगले हफ्ते कौन से बड़े इवेंट्स हैं, तो कहीं मजा आएगा। स्किल, स्टील और दिल से बन रहा है भारत। AMNS इंडिया, स्मार्टर स्टील्स, ब्राइटर फ्यूचर्स। सर, हाँ, ये नीमा जी के घर में शादी है? नहीं। कोई फेस्टिवल? ना। फिर क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं? ट्यूसडे, मंगलवार। जो फाइनेंशियली सिक्योर होते हैं उनकी जिंदगी के मजे कुछ और ही होते हैं। तो खुशियां बढ़ाते रहो, इन्वेस्ट करते रहो। बंधन म्यूचुअल फंड, बढ़ते रहो। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। ब्रेकिंग न्यूज,
देश का बेहतरीन हिंदी न्यूज चैनल टाइम्स नाउ नव भारत आपको दे रहा है सुनहरा मौका, हर रोज सोने के सिक्के और लाखों के आकर्षक इनाम जीतने का। देखेगा नव भारत, जीतेगा भारत कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने के लिए टीवी पर दिए गए नंबर पर मिस्ड कॉल दीजिए। आसान से सवालों के जवाब देकर आप जीत सकते हैं आकर्षक इनाम हर दिन। देखो, खेलो, जीतो, टाइम्स नाउ नव भारत पर। ना केवल बैंक निफ्टी अपने आप को ठीक कर रहा है, बल्कि अगर आप वैसे चेक करें तो निफ्टी भी अपने आप को ठीक कर रहा है, क्योंकि उसकी परसेंटेज कम है और या फिर ये कह सकते हैं कि बैंक निफ्टी की लीडरशिप थोड़ी ज़्यादा है, तो इसलिए बैंक निफ्टी आपको इंडाइसिस में ज़्यादा चमकता हुआ स्टार दिखेगा एज़ कम्पेयर टू निफ्टी। बट ऐसा नहीं कि निफ्टी ने नहीं ठीक किया, इसने भी आज का बॉटम बनाने के बाद, यानी कि आज सारी बढ़त खोने के बाद वापस से 60 पॉइंट पा ली। अब चार्ट से आपको देखने में लग रहा होगा कि बैंक निफ्टी नई ऊंचाइयों पर है, जबकि निफ्टी अपने प्रीवियस हाई यानी कि आज के दिन के हाई को टेस्ट करने के लिए वापस आ रहा है। लेकिन फिर भी स्टॉक स्पेसिफिक होना चाहिए। BTST के सौदे आपका इंतज़ार कर रहे हैं, तो एक एक करके हम लेते चलते हैं। आदित्य, जरा आप बताइए, आप तो STBT के लिए भी खुले हैं, क्योंकि मैं आपको सुन रहा था, आप कह रहे थे कि मार्केट थोड़ा एक्सपेंसिव है। हमारा भी मानना है कि बॉटम पे ही बाय करना चाहिए, तो ज़रा बताइए फिर कैसे आपके सौदे हैं आज के, STBT BTST दोनों बताइए। देखिए डिम्पी जी, ऐसा नहीं है कि हम सस्ता भी खरीदते हैं, हम महंगा भी खरीदते हैं और उससे महंगे में बेचते हैं अगर ट्रेंड इंटैक्ट है। पर आज अगर आप मार्केट देखें तो थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड है, इवेंट के हिसाब से वॉलेटिलिटी बनी हुई है, और भले निफ्टी बैंक निफ्टी ने रिकवरी दी है, पर आप अगर निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स देखें तो वो अभी भी 1% डाउन है। तो ब्रॉडर मार्केट अभी डाउन चल रहा है और लार्ज कैप प्लस चल रहा है, तो बाजार का एक ट्रेंड क्लियर नहीं है। और कल FIS की साइड से सेलिंग आई थी, बट आज प्राइस एक्शन थोड़ा अच्छा है, तो मैं मानता हूँ कि एक पिक्चर नहीं बन रहा है। मैं आज के दिन स्किप करना चाहूंगा कोई भी BTST STBT कॉल, मैं एक बार फिर से रिव्यू करके बाद में कोई एक व्यू बनाना चाहूंगा। तो मिल जाए तो आप हमको बता दीजिएगा, हम आपकी तरफ से अभी भी ओपन एंडेड है, लेकिन आप हमको सिर्फ 4 मिनट पहले तक ही बता सकते हैं। तो 10 मिनट आपके पास हो रहा है, कुछ मिले तो ठीक है। और एक बार बता दूं, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है, मैं तो खुद चाहता हूं कि सैटरडे संडे बहुत शांति से कटे। क्यों BTST और STBT का बोझ लेके जाना, लेकिन करें क्या सर, मार्केट के अंदर अगर कोई शेयर मिस हो जाएगा तो फिर अपने आप को माफ़ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट करें, मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो मेरी तरफ से कोई लोड नहीं है। अगर मैं आपकी जगह होता मैं भी यही बात बोलता जो भी आपने बात बोली है। खैर आगे बढ़ते हैं। जतिन गेड़ी से भी एक बार पता कर लेते हैं। जतिन, आपकी तरफ से कोई STBT या BTST ट्रेड? देखिए, मैं बाई साइड का ट्रेड देना चाहूँगा। मेरे को लगता है कि बाजार में मोमेंटम है वो स्टॉक स्पेसिफिक रह सकता है, तो इसके लिए मैंने चोला फाइनेंस जो है वो बाई साइड पे लेके जाना चाहूँगा। मेरे को लगता है कि 3 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद फिर से एक नई रैली स्टार्ट इसमें हो गई है। इसके लिए चोला फाइनेंस में बाय करके चलना चाहूँगा। इसमें मैं 1145 का एक स्टॉप लॉस लगाऊंगा और मेरा टारगेट 1190 का होगा। चोला फाइनेंशियल 1100, चोला इन्वेस्टमेंट 1190 का टारगेट और 1165 पर फिलहाल ये ट्रेड कर रहा है BTST ट्रेड, ये जतिन की तरफ से। विनीत सर, अगर हम क्रूड की बात करें तो हम देख रहे हैं कि हमारे तो बहुत ही कंफर्ट रेंज में आ गया है, $75 के आसपास का भाव है और शेयरों को हम अच्छे से रेट करते हुए देख भी रहे हैं। OMC चले हैं, टायर चले हैं, इनफैक्ट टायर में आज भी थोड़ी थोड़ी रौनक है। कोई ऐसा स्पेस इससे जुड़ा हुआ जहां पर आपको लगता है कि वैल्यूएशंस अभी भी बहुत आकर्षक हैं और बिल्कुल खरीद लेना चाहिए? कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? सर, क्रूड के इम्पैक्ट वाले जो स्टॉक्स हैं ना, वहां पर हम देख रहे हैं कि अच्छी खासी तेजी बनी है और क्रूड भी 75 के बहुत ही कंफर्टेबल लेवल पर है। अभी भी आपको लगते हैं कि कोई स्पेस ऐसा है जहां पर इस तेजी के बावजूद भी वैल्यूएशंस आकर्षक है और खरीदारी करनी चाहिए? कि ये जो नेगेटिव ट्रेंड है ना अराउंड कंजम्पशन, ये कुछ जो हम लोग के चैनल चेक्स हम देख रहे थे उसमें वो बैठता नहीं है। तो हमें लगता है कि कंजम्पशन ट्रेंड वापस आने वाला है, तो उसकी वजह से हमें लगता है कि पेंट स्टॉक्स खरीदने चाहिए। ये बहुत बेहतरीन है। दे आर ऑल्सो डायरेक्ट बेनिफिशियरी ऑफ द फॉलिंग क्रूड प्राइसेस। तो हमें लगता है कि ये
नीत सर से कुछ ऑडियो की दिक्कत है, उसको फिक्स करने की कोशिश करेंगे, लेकिन पेंट स्टॉक्स पर भरोसा है और मैं देखा है कि एशियन पेंट्स में अच्छी तेज़ी बनी थी। रियल एस्टेट स्टॉक्स की बात करें तो ऑलरेडी इंडेक्स जो है मल्टी ईयर हाई पर वो ट्रेड कर रहा है, लेकिन कुछ कुछ स्टॉक्स में मोमेंटम बरकरार है। छोटे मझोले में खास तौर से हम देख रहे हैं कि पूर्वांकरा में आज बहुत बड़ी तेज़ी बनी, इनफैक्ट 14-15% के ऊपर ये शेयर दिख रहा है। अब शोभा में आज हम मजबूती देख रहे हैं, शोभा का शेयर भी 6-8% ऊपर ट्रेड कर रहा है। आदित्य, कहीं नज़र आपकी गई है रियल एस्टेट स्टॉक्स में जहां पर आपको लगता है कि तेज़ी अभी भी की जा सकती है? यस, रियल एस्टेट बास्केट अच्छा लग रहा है, इसमें बाइंग की जा सकती है। पूर्वांकरा को बाय कर सकते हैं 182.65 में, स्टॉप लॉस रहेगा 170 का और टारगेट रहेगा 195 से 200। और दूसरा प्रेस्टीज भी अच्छा लग रहा है, बहुत दिन बाद उसमें भी मूवमेंट आई है, स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल स्टॉक है, तो इसको बाय कर सकते हैं 1190 में, स्टॉप लॉस रहेगा 1130 का और टारगेट रहेगा 1230 से लेके 1290। खासी तेजी और ये ट्रेंड में रहेंगे, ये स्पेस, ये मोमेंटम में रहेंगे ये स्पेस भी, जिसमें से हमें आयुष कुछ स्टॉक्स बता रहे थे। ठीक है, कुछ BTST ट्रेड्स यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। जतिन, यहाँ से आप क्या कैरी फॉरवर्ड करके जाना चाहेंगे? क्या STBT कैरी करना ज़्यादा प्रॉफिटेबल प्रोपोजिशन दिख रहा है, या फिर कोई ऐसी स्ट्रेंथ वाले स्पेसेस लाइक पावर स्ट्रेंथ में है, IT स्ट्रेंथ में है, इन्हें आपको लगता है कि लॉन्ग्स कैरी किए जा सकते हैं? क्या है आपके ट्रेड्स कैरी फॉरवर्ड? देखिए, डेफिनेटली मेरे को लगता है कि आज की जो इंट्राडे में हमने जो डिप देखा था वो बाय आउट हो गया और तकरीबन ऑल टाइम हाइस के हम पे जाके क्लोज हो रहे हैं, तो डेफिनेटली एक पॉजिटिव मोमेंटम जारी रहेगा नेक्स्ट वीक। स्टॉक स्पेसिफिक जरूर हो सकता है। आई थिंक चोला फाइनेंस मैंने BTST के तौर पे एक बाई दिया था, तो वही मैं ट्रेड लॉन्ग करके कैरी फॉरवर्ड करना चाहूँगा। फाइनेंस पर आप कैरी फॉरवर्ड करने की यहाँ सलाह दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि पूरे बाजार में आपको प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है, जहाँ स्ट्रेंथ है जिन स्पेसेस में वहाँ पर अपने लॉन्ग्स भी कैरी करें। ओके, वमाक्षी है हमारे साथ। वमाक्षी से बात करते हैं कि बड़े इवेंट्स जो अगले हफ्ते आने वाले हैं, किन इवेंट्स पर नज़र रखनी चाहिए, बताएं वमाक्षी। जी बिल्कुल, अगर हम देखें तो US FOMC का जो रेट डिसीजन है वो अगले हफ्ते का काफ़ी बड़ा इवेंट रहेगा, जहां ना कि हमारी बट पूरी दुनिया की रहेगी, तो डेफिनेटली एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है जहां हमारी नज़र रहेगी। इसके अलावा अगर हम देखें तो IPO मार्केट्स में भी काफ़ी एक्शन नज़र आएगा अगले हफ्ते। 2 नए IPOs खुलने जा रहे हैं, डॉम्स इंडस्ट्रीज़ और इंडिया शेल्टर फाइनेंस का दिसंबर 13 से लेकर दिसंबर 15 तक ये दोनों ही IPOs जो है वो खुलने वाले हैं सब्सक्रिप्शन के लिए, तो डेफिनेटली इन पर भी हमारी नज़र रहेगी। कॉर्पोरेट फ्रंट पर अगर हम बात करें तो 2 न्यूली लिस्टेड कंपनीज है, फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज और गंधार ऑयल, ये दोनों के ही Q2 के नतीजे आएंगे और डेफिनेटली इसी के चलते ये स्टॉक्स हमारे रेडार पर रहेंगे। लॉक इन पीरियड खुलने जा रहा है केमकॉन स्पेशलिटी, जुपिटर लाइफलाइन और EMS के लिए, और डेफिनेटली इसी के चलते ये काउंटर्स भी हमारे रेडार पर रहेंगे। इसके अलावा SIS स्टॉक फोकस में रहेगा दिसंबर 11 को, क्योंकि वो दिन आखिरी दिन होगा ये स्टॉक को खरीदने का। अगर आपको बायबैक के लिए एलिजिबल होना है तो सोमानी सिरामिक्स भी फोकस में रहेगा दिसंबर 14 को, क्योंकि दिसंबर 14 आखिरी दिन है ये स्टॉक को बाय करने को, अगर आपको बायबैक के लिए एलिजिबल होना है। सफारी इंडस्ट्रीज और सोनाटा सॉफ्टवेयर भी फोकस में रहेंगे कि आखिरी दिन होगा इन शेयरों को खरीदने का, अगर आपको बोनस के लिए एलिजिबल होना है तो। अडानी पोर्ट्स की भी बोर्ड की बैठक होने जा रही है नेक्स्ट वीक। वो NCDs के इशुएंस और रिन्यूअल ऑफ नॉन क्यूमुलेटिव रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स को कंसिडर करने वाले हैं एक बोर्ड की बैठक में, और इसी के चलते अडानी पोर्ट्स हमारे रेडार पर रहेगा। मैस्टेक फुली पेड अप इक्विटी शेयर्स के इशुएंस को कंसिडर करने वाला है, और आखिर में जिंदल 100 पर भी हमारी नज़र रहेगी, वो कंसिडर करने वाले हैं फंड रेजिंग प्रपोजल। तो लार्जली ये थे सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स और डेफिनेटली एक एक्शन पैक्ड वीक रहने वाला है आगे। ठीक है, एक्शन पैक डे। तो बिल्कुल RBI की पॉलिसी जो एक इम्पॉर्टेंट इवेंट डोमेस्टिक मार्केट था, अब ग्लोबली फेड की FOMC मीट का भी बड़ा इंतजार रहता है, इस पर भी नज़र होगी। क्रूशल मीटिंग होगी और यहाँ से हम इनफैक्ट देखेंगे कि उनका पिवट है कहाँ, क्या फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट वो देते हैं। मार्च तक की बात, ऐसे एस्टिमेशन है कि शायद तब से रेट कट या रेट सॉफ्ट होना शुरू हो सकते हैं। लेट्स सी व्हाट हैज टू कम। बट
शानदार रिकवरी बाजार में। बैंक निफ्टी आप देखें लगभग 450 पॉइंट्स की आपको वहां बढ़त दिख रही है और निफ्टी भी 21,000 के पास ही बंद होने की तैयारी कर रहा है। अभी 6-7 मिनट हैं, 20,976। आज प्राइवेट बैंक्स का रोड अच्छा दिख रहा है, HDFC बैंक को, ICICI, एक्सिस बैंक और इनफैक्ट मेटल काउंटर्स भी नीचे से काफी अच्छे और स्ट्रेंथ के साथ ऊपर आए हैं और IT का सपोर्ट तो मिल ही रहा था। इनफैक्ट प्राइवेट बैंक्स में क्या इतनी स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन आदित्य नहीं दिख रही है? HDFC बैंक पर भी, आपने एक्सेस पर तो भी बताया। बिल्कुल, अगर चार्ट पैटर्न से ही सिर्फ अगर जज करना है तो स्ट्रेंथ तो दिख रही है HDFC बैंक में, बट स्टिल मैंने जैसा कि बोला कि ब्रॉडर मार्केट में पार्टिसिपेशन नहीं है, तो जो इंस्टीट्यूशन का इंटरेस्ट है वो किस साइड है वो पता नहीं चल रहा है, बट जस्ट गोइंग बाय द चार्ट पैटर्न्स HDFC बैंक स्ट्रांग लग रहा है। ठीक है, हालांकि हम सिर्फ अब 6 मिनट दूर है मार्केट की आज की क्लोजिंग से, लेकिन फिर भी कुछ सिलेक्टिव शेयर्स ऐसे भी पकड़ने होंगे हमको जहाँ पे थोड़ा आपको मोमेंटम मिल जाए। 73 पॉइंट की बढ़त के साथ एक बार जरा एडवांस डिक्लाइन वापस से दिखाएंगे। जैसे निफ्टी और बैंक निफ्टी थोड़ा ऊपर आया, क्या एडवांस डिक्लाइन इंप्रूव हुआ है? पहले 145 शेयर लाल निशान में यानी डिक्लाइंस में थे, 131 हुए, अभी भी उतनी ठीक नहीं हुई है। तो ठीक है, सिर्फ ये आज का फ्राइडे वाला फैक्टर लग रहा है, ये रिवर्सल वाला फैक्टर नहीं है। ये रिवर्सल वाला फैक्टर तब होता जब ये कम से कम जो 50 शेयर एडवांसेस में देख पा रहे हो 100 हो गए होते, और इसके अंदर 130 जो शेयर अभी आप डिक्लाइंस में देख पा रहे हो कम से कम 100 के नीचे खिसक गए होते, तब ये कहते हैं कि थोड़ा रिवर्सल हो रहा है। तो इसलिए मैं, और दूसरा रेजिस्टेंस भी पार नहीं हुआ जो 21,500 वाला है, और दूसरा उसमें बैंक निफ्टी में होगा, इसलिए बैंकिंग स्पेसिफिक ही ज़्यादा रखना अपने आप को, और जो हमने आपको सुबह भी इस बारे में जिक्र किया था आपसे। खैर एनी हाउ, एक दो स्टॉक जरा और चेक कर लेते हैं जहाँ पे थोड़ा आज मोमेंटम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। एक एलगी इक्विपमेंट नाम की कंपनी है, एलगी इक्विपमेंट 535 रुपये की है, काफ़ी चला हुआ शेयर है ये। आदित्य, मैं आपके बायसनेस को समझता हूँ मार्केट के अंदर, आपके लिए शेयर के बारे में बोलना आज मुश्किल हो रहा है, लेकिन फिर भी बता दीजिए जिनके पास पड़ा है वो इसमें होल्ड करके रखे ना, बाय नहीं करेंगे सर, फ्रेश बाय नहीं करेंगे। करेक्ट। तो आप एलगी इक्विपमेंट देखें तो बाकी भी काफी सारे स्टॉक्स का ऐसा ही आज स्ट्रक्चर रहा है कि पहले बड़ी तेजी फिर ऊपर से सेलिंग प्रेशर आ गया और स्टॉक नीचे आ गया। आप देखिए आज एलगी इक्विपमेंट में हाई लगे थे 550 के, बट स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है 534। तो मिड कैप स्मॉल कैप में थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर एविडेंट है, तो अगर आप मुनाफे में है तो इसमें प्रॉफिट अभी शॉर्ट टर्म के लिए बुक कर सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए बुक कर सकते हैं। वैसे इसका चार्ट अगर आप डेली चार्ट पे बेसिस पे देखेंगे, अभी ये 200 दिनों के एवरेज के ऊपर है, इसने एक डबल बॉटम भी बनाया हुआ है 464 का, लेकिन वो बहुत नीचे है। अब आप बोलेंगे कि डबल बॉटम तो 464 का वहाँ तक जाते तो 60-70 रुपये का हिल जाएगा ये शेयर, और 500 रुपये का शेयर अगर 60-70 रुपये हिल जाए तो फिर बड़ा ही अमाउंट होती है, वो करीब 10% के आसपास कैलकुलेट होती है। ठीक है, कोई बात नहीं, छोड़ देते हैं। आप स्टॉक स्पेसिफिक तो आज कुछ खास है भी नहीं। ठीक है, क्लोजिंग की तरफ ही बढ़ते हैं, 3 मिनट रह गए, मैं एक एक करके सारी चीज़ें आपके सामने रख देता हूँ और फिर हम आज के मार्केट को क्लोज करेंगे। ज़्यादा BTST STBT लेके जाने की आज ज़रूरत है भी नहीं, हालांकि इवेंट भी क्लोज है, लेकिन उसके बावजूद भी आप थोड़ा अवॉइड ही करें तो ठीक रहेगा। एक एक करके सारी चीज़ मार्केट के अंदर लेके आते रहिए, दिखाते रहिए, जैसे जैसे मैं बोलता हूँ वैसे वैसे बताते जाइएगा। पहले आते हैं तो फ्रंट लाइन काउंटर्स पे। आज SCL टेक, LTI माइंडट्री, इन्फोसिस, ये शेयर देख के ऐसा लग रहा है कि IT ने फिर से थोड़ा बहुत अपना रोल प्ले किया है, सिर्फ बाज़ार को बचाने के लिए, चलाने के लिए नहीं। चलाने के लिए कम से कम 4-5 दिन चलना पड़ता है इनको, तब जाके होगा। ये सिर्फ बचाने वाला रोल प्ले करते हैं। आजकल ये दूसरा फार्मा हो गया है IT, ये 2 दिन चलता है फिर रुक जाता है अपना प्ले करने के बाद। तो इसलिए मेरा बहुत कन्विक्शन नहीं है, इसलिए मैंने कोई भी IT की कंपनी आज पूछी भी तक नहीं। आते हैं दूसरे पे। आज जो कमज़ोर शेयर थे बाज़ार के, उसमें आप ITC दिख रहा होगा, अभी आपको कॉल राइटिंग के बारे में खुद आदित्य ने बताया था। हीरो मोटोकॉर्प प्रॉफिट बुकिंग करा रहा है, M&M प्रॉफिट बुकिंग करा रहा है। ब्रिटानिया तो चला ही नहीं, तो आज फिर से 1.5% ये नीचे है। हमें लग रहा था कि पॉलिसी के बाद शायद कुछ कंजम्पशंस के शेयर सामने निकल के आएंगे, बाकायदा उल्टा नीचे चले गए। टाटा कंज्यूमर्स भी नीचे है, ITC भी नीचे है, ब्रिटानिया भी नीचे है। तो कंजम्पशन वाला प्ले अभी भी थोड़ी दिक्कत में। और आज RBI गवर्नर ने बोला है कि महंगाई को लेकर उनके स्टांस में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं, तो जस का तस रहेगा। आज आप अपनी स्क्रीन पर इस समय जो देख पा रहे हैं ना, 937 शेयर एडवांसेस के अंदर है, 1300 शेयर डिक्लाइंस के अंदर है।
जबकि आज ये जो भी बात अभी आप आदित्य ने आपको बताई ना कि ऊपर के आज हाई बने और बाद में शेयर नीचे आ गए। कुछ शेयर तो ऐसे हैं जिनका हाई आज 8% का था, वो अभी भी 4% है। लेकिन कुछ शेयर ऐसे भी हैं जिनका आज का हाई 2% ऊपर था लेकिन अभी 2% नीचे भी हैं, तो वो सारे के सारे शेयर डिक्लाइंस में गिर जाएंगे। इसलिए उनकी संख्या बढ़ गई। सुबह 300 थे, अभी ये 1300 है, और सुबह एडवांसेस 1300 थे, वो घटकर 900 रह गए। एक अच्छी बात सिर्फ आज ये हो रही है कि बैंक निफ्टी ने अपनी रेंज का ब्रेकआउट करके क्लोजिंग की है। होना भी चाहिए था, बैंकिंग के लिए ज़्यादा एग्रेशन था, और उसने ये बात आपको कल ही फील करवा दी थी जब ठीक पॉलिसी से पहले वो अपने आप को एक रेंज में, एक सपोर्ट रेंज में ले आया था। देखते हैं अब सोमवार को मार्केट के अंदर क्या होगा। हमें लग रहा है कि 1-2 दिन का भी कंसोलिडेशन और चलेगा, उसके बाद फिर होगा तय। एक बार जरा स्क्रीन पे रिलायंस और HDFC बैंक दोनों दिखा दीजिए। रिलायंस की लीडरशिप आज कुछ ज़्यादा रोल प्ले नहीं कर पा रही है, ये शेयर थोड़ा थक जा रहा है या रुक जा रहा है। देखिए कल उम्मीद थी, परसों उम्मीद जगी, लेकिन आज गुम हो गई। एक बार HDFC बैंक भी दिखाओ। हालांकि HDFC बैंक ने अपना काम बखूबी किया यहाँ तक बाजार को और बैंक निफ्टी को लेके आने में, लेकिन क्या HDFC को रिप्लेस करने के लिए और बैंक आएंगे जैसे कि ICICI, एक्सिस? तो इन सब का आना भी ज़रूरी है। 25-26 सेकंड के बाद बाजार बंद हो जाएगा। आज की बाजार की क्लोजिंग बहुत अच्छी मानी जाएगी सरकमस्टांसिस को देखते हुए, RBI की पॉलिसीज़ को देखते हुए, प्रॉफिट बुकिंग को, प्रेशर को देखते हुए, कई दिनों के चलने के बाद की चीज़ों को देखते हुए कुल मिला के आज की क्लोजिंग ठीक मानी जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका आदित्य, आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि आज का मार्केट कैसा था और कैसे हमको काम करना चाहिए, और आपका एक पॉइंट टू बी टेकन है कि थोड़ा सावधानी रखें। बहुत शुक्रिया जतिन आपका भी आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। विनीत सर आपका थैंक यू वेरी मच, आपने आज टाइम निकाला और फंडामेंटली चीज़ें आप जो रखते हैं उसमें काफ़ी फैक्चुअल डाटा भी होता है, तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया अच्छे से गाइड करने के लिए सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। मेरे को, प्रियंका को और अभिषेक को तो आप इजाज़त दे सकते हैं। ये हफ्ता काफ़ी ज़ोरदार रहा और इस हमने नए रिकॉर्ड बनाए, FIs का पार्टिसिपेशन आ गया। अब हमारे साथ मनीष जुड़ चुके हैं। स्मॉल और मिड कैप के अंदर ज़्यादा सतर्क होने की ज़रूरत है, इसलिए मनीष जी ने पूरी पढ़ाई कर रखी है। बताएंगे अगले हफ्ते की जो तैयारी हो रही है उसके बारे में भी। मनीष जी, आज के शो में खास क्या है? क्योंकि इस शो में मिड कैप स्मॉल कैप की चर्चा कम होगी, ज़्यादातर तो लेवल की चर्चा होगी, जिसकी आपने चर्चा की पूरे हफ्ते, कि जिस रिकॉर्ड की आप लगातार बोल रहे थे, जिस लेवल की बात कर रहे थे, उन तमाम इंडेक्स में उतनी तेज़ी देखने को मिल गई। जिन शेयरों की बात की, चाहे टाटा पावर हो, चाहे IRCTC हो, और आज तो आपने जी की बात की थी, इसमें बात की तेज़ी देखने को मिली है। अब ये समझने की कोशिश करें कि जिन शेयरों में तेज़ी आ गई है, क्या अगले हफ्ते के लिए आपको उसमें क्या करना चाहिए, जिसमें गिरावट आई है जिस सेक्टर में, क्या वहाँ मौके बन रहे हैं? इन तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई छोटे से ब्रेक के बाद अगले हफ्ते की तैयारी में।